ऐसी स्मार्ट ट्रिक जिससे समाज को पहचानना आपके हाथ का खेल हो जाएगा। चाहे आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो या एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की, या वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो अगर आप तैयार हैं और अपने सपनों के लिए लड़ने को, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सुशील स्मार्ट स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? देखिए, अगर पीतांबर शब्द का हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा पीला है अंबर। और इसका पीला है अंबर का मतलब होता है, ये सीधा संकेत कर रहा है भगवान विष्णु को। और अब जानते हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, कि जब समासिक पदों में कोई भी पद, ना तो पूर्व पद और उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान ना हो और किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। और लेकिन विकल्प में अगर बहुब्रीहि ना हो तो तब इसे हम कर्मधारय समास मान सकते हैं, क्योंकि यहां रंग की विशेषता बता रहा है। लेकिन प्राथमिकता जो है वो हमेशा बहुब्रीहि समास को देनी चाहिए। तो फिलहाल आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? देखिए, यथाशक्ति शब्द का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो देखिए इस समास में जो पहला पद या पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, और वह जो है अव्यय या उपसर्ग होता है। अगर किसी शब्द की शुरुआत यथा, प्रति, आ, भर, हर, नी, अनु जैसे शब्दों से हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। और अगर हम उदाहरण की बात करें जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में जो उपसर्ग है वो प्रति, तो ये आपका अव्ययी भाव समास हुआ। आजीवन की बात करें तो आजीवन में आ उपसर्ग है। भरपेट की बात करें तो भरपेट में भर उपसर्ग है। तो अगर किसी भी शब्द में आपको उपसर्ग दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो अव्ययी भाव समास है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? देखिए, राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। अब हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास की पहचान जो है कि इस समास में जो उत्तर पद है, यानी जो आपका दूसरा पद है, वो प्रधान होता है। और समासिक पद बनाते समय जो है दोनों पदों के बीच की जो विभक्ति है या जो कारक चिन्ह है, इसका लोप हो जाता है। अगर हम बात करें जैसे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र में जो का है ये संबंध कारक की विभक्ति है, और यहां पर का लोप हो गया है, इसलिए जो है यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। अगर इसके पहचानने की ट्रिक की बात करें तो अगर शब्द को तोड़ने पर जो है बीच में का, के, की, को, के लिए, से, मैं या पर जैसे शब्द आए तो भाई साहब आंख बंद करके आप तत्पुरुष शब्द चुन लीजिए। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? देखिए, दाल रोटी का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा दाल और रोटी। और साथ ही में अगर हम द्वंद्व समास की पहचान की बात करें तो द्वंद्व समास में जो है दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और कोई भी पद जो है छोटा या बड़ा नहीं होता। और इसका विग्रह करने पर जो है दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा जैसे जो है योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अब योजक चिन्ह की बात करें तो अक्सर इन शब्दों के बीच में जो है जो योजक चिन्ह लगा हो तो आप समझ जाइए कि वो जो है द्वंद्व समास है। साथ ही में अगर हम बात करें जैसे कुछ, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो माता पिता, तो माता और पिता के बीच में अगर योजक चिन्ह है तो आप समझ जाइए कि वो द्वंद्व समास है। इसके साथ हार और जीत, तो ये भी आपका क्या है, द्वंद्व समास। तो जहां भी आपको योजक चिन्ह दिख जाए तो लगभग आप बोल सकते हैं कि वो द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास के जो है तीन भेद होते हैं, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो जहां और का लोप हो, जैसे राम कृष्ण, तो वो आपका इतरेतर द्वंद्व समास होगा। समाहार द्वंद्व की बात करें तो जहां समूह का बोध हो, जैसे हाथ पांव, इसका अर्थ है कि केवल हाथ और पांव नहीं बल्कि शरीर के अंग। और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, तो यहां जहां जो है या अथवा का बोध हो तो वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व होता है, जैसे पाप और पुण्य।
तो पाप या पुण्य होता है, पाप और पुण्य नहीं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? देखिए, नवरत्न शब्द का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह। बात करें अगर हम द्विगु समास की, तो द्विगु समास की जो पहचान है, तो इस समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है और वह जो है किसी समूह का बोध कराता है, तो उसे जो है हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न है, तो नवरत्न में जो नौ का अर्थ है वो संख्या 9 है, जो रत्नों के एक समूह को दर्शा रहा है। साथ ही इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे तिराहा है, तो इसमें 3 राहों का समाहार। उसी तरह सप्ताह की बात करें तो 7 दिनों का समूह। तो इन सभी में जो पहला पद है वो संख्यावाचक है। और साथ ही में जैसे अगर हम कुछ शब्दों की बात करें, तो कुछ शब्द जो है ये संख्या से तो शुरू होते हैं, लेकिन ये द्विगु समास नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें त्रिनेत्र की, तो त्रिनेत्र का मतलब है 3 नेत्र हैं जिसके, मतलब शिव जी की यहां बात हो रही है। तो ये जो है शिव जी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यह जो है बहुब्रीहि समास होगा। और अगर आपको विकल्प में बहुब्रीहि ना दिया हो तब आप द्विगु समास चुन सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है आपको बहुब्रीहि समास को देनी है। साथ ही में अगर इसकी ट्रिक की बात करें कि आपको पहचानना कैसे है, तो अगर शब्द जो है वो गिनती से शुरू हो, संख्यावाची हो और अंत में समूह का भाव महसूस हो, तो आप समझ जाओ कि वो जो है द्विगु समास है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? देखिए, चरण कमल का अगर हम विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा कमल के समान चरण। बात करें अगर हम कर्मधारय समास की पहचान की, तो कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है या कोई एक पद जो होगा वो विशेषण होगा, मतलब जो विशेषता बताता है। साथ ही में जो दूसरा पद है वो विशेष होगा, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। और इसमें जो है या तो एक पद उपमान होगा या दूसरा उपमेय, तो उसे जो है कर्मधारय कहते हैं। और अगर बात करें चरण कमल की, तो यहां चरणों की जो तुलना है वो कमल से की गई है, यानी चरणों को कमल के समान बताया गया है। मतलब जो चरण की विशेषता है वो कोमल है, तो इसकी विशेषता क्या है कि चरण कोमल हैं। तो यहां चरण की विशेषता बताई जा रही है कि चरण कोमल हैं। तो उसी तरह अगर हम बात करें जैसे महादेव की, तो महादेव का अगर हम विग्रह करें तो होगा महान है जो देव। तो यहां पर देव की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। साथ ही में जैसे नीलकमल की बात करें तो नीला है जो कमल, तो यहां पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है। तो जहां पर या तो विशेषण या विशेष ये दोनों शब्द आ जाएं तो वहां पर आपका जो है कर्मधारय समास होगा। साथ ही में पहचानो कैसे, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि अगर समासिक पद का विग्रह करने पर बीच में के समान या है जो शब्द आए तो निश्चित रूप से वो कर्मधारय समास होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दशानन शब्द में कौन सा समास है? देखिए, दशानन का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा 10 है आनन, और 10 है आनन से मतलब है रावण, अर्थात यहां पर तीसरा शब्द कोई निकल के आ रहा है। तो बहुब्रीहि समास की जो पहचान है, अगर जिस समासिक पद में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद मिलकर जो है ये किसी तीसरे की ओर संकेत करें, तो वहां पर जो है बहुब्रीहि समास होगा। अब जैसे कुछ बच्चों को यहां पर दिख रहा है कि 10 है आनन, तो 10 तो एक संख्या है, तो यहां पर अक्सर बच्चे क्या करेंगे कि द्विगु समास समझ लेंगे। लेकिन जब संख्या तो है, लेकिन अगर कोई तीसरा अर्थ दिख रहा हो कि दशानन का मतलब रावण, तो यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिए हों तो आपको बहुब्रीहि को प्राथमिकता देनी है, मतलब बहुब्रीहि टिक करना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकंठ का जो समास विग्रह होगा वो होगा नीला है कंठ जिसका, और नीला कंठ किसका होता है? वो होता है भगवान शिव का। तो यहां आपके मन में कोई तीसरी इमेज बन रही है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है जो कि भगवान शिव की ओर संकेत कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जब दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें तो वहां बहुब्रीहि समास होगा। तो यहां नीलकंठ जो है, इसमें नीला तो विशेषण है और कंठ जो है विशेष है,
तो कुछ लोग यहां कर्मधारय को भी सही मानेंगे, लेकिन जब कोई शब्द किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। तो इसमें आपका कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी, लेकिन प्राथमिकता जो है वो हमेशा आपको बहुब्रीहि समास को देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रोग मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो रोग मुक्त का अगर हम समास विग्रह करें तो वो होगा रोग से मुक्त। तो जिस समास में जो है उत्तर पद प्रधान हो और विभक्ति चिन्ह का जो है लोप हो जाए तो उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब जो है से विभक्ति का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हो तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। और यहां जो है व्यक्ति रोग से मुक्त हो रहा है तो मतलब वो रोग से अलग हो रहा है, रोग से अलग होने की बात हो रही है, तो ये अपादान तत्पुरुष होगा। साथ में जैसे अगर हम बात करें ऋण मुक्त की तो यहां ऋण से मुक्त, और उसी तरह पथ भ्रष्ट की बात करें तो पथ से भ्रष्ट, तो ये सभी जो हैं अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? देखिए हस्तलिखित का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा हाथ से लिखित, मतलब हाथ द्वारा लिखित। तो अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की जो कारक विभक्ति है इसका लोप हो जाए तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहां जो है से विभक्ति का प्रयोग जो है ये साधन के रूप में हुआ है, मतलब लिखने का साधन, कि आप हाथ से लिख रहे हैं। और जब विग्रह करने पर से या के द्वारा आए तो वहां पर जो है कर्ण तत्पुरुष होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ण तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? देखिए तिरंगा का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा तीन रंगों का समूह। और अभी मैंने आपको बताया कि जिस समासिक पद का पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, मतलब नंबर हो, और किसी समूह का जो है वो बोध कराए तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और यहां जो है ती का मतलब है तीन, जो कि रंगों के समूह को दर्शा रहा है। और यदि जो है विकल्प में आपको बहुब्रीहि दिया हो तो तिरंगा जो है ये भारतीय ध्वज की ओर संकेत करता है, तो यहां जो है बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन समानता जो है यह द्विगु समास का उदाहरण माना जाता है। तो फिलहाल तो आप द्विगु बोलोगे, लेकिन अगर बहुब्रीहि हो तो ऑप्शन में बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो इसका फिलहाल अभी तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो देशभक्ति समास का अगर हम विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। और आप जानते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रकट हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे अगर देशभक्ति की बात करें तो ये इसका अगर हम विग्रह करें तो देश के लिए भक्ति, मतलब यहां के लिए विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर संप्रदान तत्पुरुष है। और यहां जो है भक्ति का उद्देश्य जो है देश से है, तो यहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। और आपको सीधा सा याद रखना है, जहां पर के लिए आए, मतलब जैसे यहां पर देशभक्ति है तो अगर हम इसका समास विग्रह करें तो देश के लिए भक्ति आ रहा है, तो अगर के लिए विभक्ति आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर संप्रदान तत्पुरुष है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हथकड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हथकड़ी का हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी। तो अभी मैंने आपको फिर बताया कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और कारक विभक्ति का लोप हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहां जो है संप्रदान तत्पुरुष की अगर हम पहचान की बात करें तो जब समासिक पद का विग्रह करने पर के लिए विभक्ति चिन्ह आ जाए तो वहां पर जो है संप्रदान तत्पुरुष होता है। और यहां जो है कड़ी का उद्देश्य हाथ से है, मतलब हाथ के लिए कड़ी। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम ऋण मुक्त का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा ऋण से मुक्त। और यहां पर जो है अलगाव की बात हो रही है, मतलब ऋण से मुक्त की बात हो रही है, तो यहां अलगाव की बात हो रही है। और आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है, और जब से विभक्ति का प्रयोग हो अलग होने के लिए, मतलब अलगाव होने के लिए या मुक्त होने के अर्थ में, तो वहां पर जो है अपादान तत्पुरुष होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
अपादान तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? देखिए रातों रात का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में। तो देखिए अव्यय भाव समास की बात करें तो आपने अव्यय भाव समास के बारे में पढ़ा है कि जिस समास का जो पहला पद प्रधान हो और जहां शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो तो वहां जो है अव्यय भाव समास होता है। जैसे कई छात्र जो हैं बीच में योजक चिन्ह देकर इसे द्वंद्व समास समझ लेते हैं, लेकिन द्वंद्व में जो है दोनों पद एक दूसरे के विलोम या अलग होते हैं, मतलब दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे रात दिन, तो जब एक ही शब्द दो बार आए, जैसे रातों रात, हाथों हाथ या कानों कान, तो वह जो है हमेशा अव्यय भाव होता है। और इसकी पहचान की बात करें तो अव्यय भाव पहचान है इसकी कि इसके आगे उपसर्ग लगा होगा, जैसे यथा, प्रति, आ उपसर्ग, भर उपसर्ग, अनुपसर्ग। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो उपसर्ग से होगी। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्यय भाव समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? देखिए मृगनयनी का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा मृग के समान नयन। और आप जानते हैं कि जहां किसी शब्द की विशेषता बताई जाए या विशेषण और विशेष शब्द आए या तो तुलना की जाए तो वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है। अब यहां जो है नयनों की जो तुलना है वो मृग से की गई है, मतलब यहां एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है, तो यहां पर जो है कर्मधारय समास होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत शब्द का जो समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत, मतलब तुलसी से रचित। तो अगर हम बात करें एक तत्पुरुष समास की तो इस समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर जो है कारक विभक्ति प्रकट होती है। और जहां जो है से या के द्वारा का प्रयोग जो है जुड़ाव या साधन के रूप में हो तो वहां जो है कर्ण तत्पुरुष होता है। अगर तुलसीकृत की बात करें तो यहां जो है तुलसी रचना करने के माध्यम है, तो इसलिए जो है यहां कर्ण तत्पुरुष होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? देखिए अगर हम पंचानन शब्द का विग्रह करें, समास विग्रह, तो इसका समास विग्रह होगा पांच हैं आनन, अर्थात भगवान शिव जी की ओर हमारा संकेत जा रहा है, मतलब कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब समासिक पद के दोनों ही पद प्रधान ना हो और किसी तीसरे की ओर संकेत करें तो वहां जो है बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन यहां पर जो पहला पद पंच है, मतलब पांच, ये एक संख्या है, इसलिए लगभग बच्चे गलती करेंगे कि यहां द्विगु समास समझ लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यदि कोई संख्यावाचक शब्द है तो, लेकिन उसका अर्थ जो है किसी तीसरे को जा रहा है, मतलब आपके मन में कोई तीसरी छवि बन रही है, तो समझ जाइए कि वो जो है बहुब्रीहि समास होगा। और बहुब्रीहि समास समझने के लिए सीधा सा एक ट्रिक है कि अगर किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द निकल रहा हो तो समझ जाइए वो बहुब्रीहि समास है। साथ ही में अगर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों ऑप्शन में हो तो आपको प्राथमिकता हमेशा बहुब्रीहि समास को देनी है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? देखिए प्रतिदिन का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन या दिन दिन। तो देखिए जिस समास का जो पहला पद है वो अव्यय या उपसर्ग हो तो वो आपका अव्यय भाव समास होता है, और यहां जो है प्रति एक उपसर्ग है। इसी तरह यथा एक उपसर्ग है और प्रति, भर, आ, अनु, निर, हर जैसे शब्द अगर जुड़े हों तो आप आंख बंद करके जो है अव्यय भाव पर टिक कर दीजिए। और याद रखिए कि इसके अलावा अगर एक ही शब्द की जो है पुनरावृत्ति, मतलब वो एक ही शब्द बार बार आए, जैसे हाथों हाथ, यहां तो हाथ और हाथ ये बार बार शब्द आ रहा है, जैसे रातों रात, तो यहां भी जो है अव्यय भाव समास होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्यय भाव समास। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी जो है वो एक कदम आगे रहे। और हिंदी का ये अभी पहला लेक्चर है समास, इसके भी और भी कई पार्ट्स आएंगे, मैं इसको 2-3 पार्ट्स में खत्म करूंगा, ताकि समास से लेकर आपको 1% भी डाउट ना रहे, और कहीं से भी समाज से कोई भी क्वेश्चन बने तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। बस मेरा यही एक कोशिश है, एक छोटी सी प्रयास है कि मैं आपको लोगों से 10 कदम नहीं, 50 कदम नहीं, एकदम भीड़ से अलग लेके चलूं, ताकि आप लोगों से अलग दिखें और अपने सिलेक्शन को एक कदम आगे की ओर ले जाएं। तो फिलहाल दोस्तों बस मेरी छोटी सी कोशिश है, और आप सभी लोग मेरा एक मोटिवेशन हो। जितने लोग मेरे से जुड़ेंगे, मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम गौशाला शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा गौ के लिए शाला, मतलब गायों के लिए शाला। और आप जानते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रकट हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहां जो है शाला मतलब घर जो है ये प्रधान शब्द है। और जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह आता है, और जहां पर के लिए विभक्ति चिन्ह आए तो वो जो है संप्रदान तत्पुरुष होता है। साथ ही में यहां जो शाला का निर्माण है ये गौ के लिए या गौ के उद्देश्य से किया गया है। तो अगर कोई चीज किसी के उद्देश्य से की जा रही है, किसी के लिए की जा रही है, तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। और इसे पहचानने का सीधा सा है कि अगर आप समास विग्रह करेंगे तो वहां के लिए शब्द आएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? तो अकाल पीड़ित का जो समास विग्रह है वो है अकाल से पीड़ित। और आप जानते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर जो है कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो तो वहां कर्ण तत्पुरुष होता है। और यहां जो है अकाल पीड़ा का कारण या साधन है। और अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि यहां अपादान में भ्रमित हो जाते हैं। तो अपादान तो अलगाव के लिए है, जबकि अकाल पीड़ित में व्यक्ति अकाल से जुड़ा है, ना कि उससे अलग हो रहा है। तो इसलिए जो है यहां कर्ण तत्पुरुष होगा। और कर्ण में आप तो या तो से बोलेंगे या के द्वारा बोलेंगे, अकाल से पीड़ित या अकाल के द्वारा पीड़ित। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ण तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ शब्द का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। और आप जानते हैं कि जिस शब्द में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, मतलब शब्द बार बार रिपीट करें, तो वह जो है अव्ययी भाव समास होता है। और यहां जो है हाथ शब्द की आवृत्ति जो है हो रही है, मतलब हाथ शब्द 2 बार आ रहा है, तो यहां जो है अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो है यहां योजक चिन्ह देख लेंगे और इसे जो है द्वंद्व समास समझ लेंगे। लेकिन बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि द्वंद्व समास में जो है दोनों पद, ये दोनों ही पद प्रधान होंगे और दोनों ही जो हैं एक दूसरे के विलोम या अलग होंगे। जैसे माता पिता जो है, यहां माता और पिता दोनों ही अलग हैं, तो यहां पर जो है ये द्वंद्व समास होगा। जबकि अगर एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे रातों रात, कानों कान, तो वहां जो है हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम बारहसिंघा शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा बारह है सींग जिसके। मतलब यहां पर कोई तीसरा अर्थ आपके मन में आ रहा है जो कि एक विशेष जंगली जानवर की ओर संकेत कर रहा है। और आप जानते हैं कि यहां 12 तो एक संख्या है, लेकिन यहां शब्द केवल संख्या का समूह नहीं बता रहा है, जबकि बारहसिंघा कहते ही हमारे दिमाग में एक विशेष हिरण की छवि आ रही है। और जहां आपको तीसरा कोई अर्थ मिले या तीसरा कोई संकेत मिले तो वहां आप समझ लीजिए कि वो बहुब्रीहि समास होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिशुल्क शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम अधिशुल्क शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा शुल्क के ऊपर या शुल्क के अतिरिक्त। तो देखिए यहां पर
अधि शब्द लग रहा है जो कि एक उपसर्ग है। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी समासिक पद का पहला पद कोई अव्यय या उपसर्ग हो और पूरे पद को क्रिया विशेषण बना दे तो वहां अव्यय भाव समास होता है। और इसमें जो है अधि देखकर इसे लगभग बच्चे तत्पुरुष समझ लेंगे, लेकिन अधि का मतलब है यहां अधिकार नहीं, बल्कि अधि का मतलब अतिरिक्त से है। मतलब अधि एक उपसर्ग है। साथ ही अधि हुआ, अनु हुआ, उप हुआ, यथा हुआ, प्रति हुआ, भर हुआ या हर जैसे शब्द आपको अगर दिखें तो ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है। तो अगर हम पर्णकुटी शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा पर्ण से बनी हुई कुटी, मतलब पत्ते से बनी हुई कुटी। तो यहां जो पर्ण या पत्ता है वो विशेषण है और कुटी जो है ये विशेष है। और पर्ण जो है ये कुटी की विशेषता बता रहा है कि वह किस चीज से बनी है। क्योंकि इसमें बनी हुई जैसे पदों का जो है लोप हुआ है, इसलिए इसे मध्यम पद लोपी कर्मधारय कहते हैं। और कई बार बच्चे जो हैं इसे पर्ण की कुटी मानकर जो है तत्पुरुष समास लगा देते हैं। लेकिन व्याकरण के अनुसार जो है जब पहला पद दूसरे पद को बताए तो वहां कर्मधारय समास होता है कि पहला पद जो है ये दूसरे की विशेषता बता रहा है कि जो कुटी है वे पत्ते से बनी है। तो यहां पर कुटी की विशेषता यह है कि वे पत्ते से बनी है। साथ में अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें जैसे स्वर्ण कलश, तो स्वर्ण कलश का विग्रह होगा सोने से बना हुआ कलश। तो यहां जो कलश की विशेषता है कि वह सोने से बना हुआ है। इसी तरह अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल है घृत पक्व। तो घृत पक्व का विग्रह होगा घी में पका हुआ। तो यहां जो पका हुआ है इसकी विशेषता है कि वो घी में पका है। साथ ही में अगला एग्जांपल लें छाया तरु। छाया तरु का विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा छाया देने वाला वृक्ष। तो यहां वृक्ष की विशेषता है कि वो छाया देने वाला है। तो जहां पर विशेषण और विशेष जैसे शब्द आए और एक दूसरे की जो है तुलना हो तो वहां पर जो है कर्मधारय समास होगा। सॉरी तुलना नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, तुलना नहीं, जहां पर जो है विशेषण और विशेष जैसे शब्द आए तो वहां जो है कर्मधारय समास होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये थे हमारे समास के वो बेहतरीन प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास के बाद आपके मन में समास को लेकर कोई भी डर नहीं बचा होगा। और अब स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सवाल है मेरा कि दशानन में कौन सा समास है, और अपना उत्तर जो है तर्क के साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा और मैं सबके कमेंट चेक जरूर करूंगा। और चलते हैं, बस इतना ही कहूंगा कि थक कर ना बैठे मंजिल, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। आज अगर आप तप रहे हो तो कल आप सूरज की तरह चमकेंगे भी। बस रुकना मत, थकना मत और अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखना। और आपको आज की क्लास और मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और कठिन टॉपिक्स जैसे संधि, अलंकार पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखिएगा। और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। हालांकि ये अभी एक पहला लेक्चर है, ये पहली सीरीज है। इसके बाद दूसरा भी लेक्चर आएगा जो कि समास पर ही रहेगा और इसके 3 पार्ट्स आएंगे और वो तीनों पार्ट्स में आपका पूरा समास जो है हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच।